रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विशाखा एक बेहद दुबली पतली सी लड़की थी। अपनी उम्र की लड़कियों के मुताबिक उसका वजन बहुत कम था, लेकिन वो इस चीज को अपनी कमी ना मानकर खूबी मानती थी, क्योंकि आज के समय में लड़कियां पतली होने के लिए जिम जाती थी, कसरत करती थी। इसीलिए उसके पास ये पतलापन एक वरदान के रूप में था। लेकिन पतला और कमजोर होने में फर्क होता है, जिसका अंतर उसे नहीं पता था। ऐसे ही गुजरते वक्त के साथ विशाखा की शादी की उम्र होती है, जिसके बाद उसके घर वाले उसकी शादी के लिए एक निर्माण नाम का लड़का देखते हैं और उससे उसकी शादी करवा देते हैं। एक दिन शादी के बाद विशाखा की सास गीतांजलि उससे बोलती है, बहू, तेरे मायके में क्या खाने की कमी थी? नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? अरे बहू, अपना वजन तो देख, कितनी पतली है तू। ऐसा लगता है बचपन से आज तक कभी तेरा पेट ही नहीं भरा हो। अरे माँ जी, मुझे पतला शरीर बहुत पसंद है और वैसे भी मोटा शरीर बीमारियों का घर होता है। अरे तो तुझे मोटा होने को कौन कह रहा है? मैं तो कह रही हूँ कि कम से कम ना मोटी रहे ना पतली, क्योंकि अगर मोटा होना नुकसान करता है तो जरूरत से ज्यादा पतला होना भी नुकसान ही करता है। क्या ही नुकसान करेगा माँ जी? देखो, बचपन से अब तक तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे क्या ही समझाऊं, अब ससुराल आ गई है तो मैं ही तुझे मोटा करूँगी। रोज एक गिलास भर के दूध पिया कर, समझी? ठीक है माँ जी। विशाखा अपनी सास के सामने तो हाँ कर देती है, लेकिन जब रोज रात को गीतांजलि उसे दूध देकर जाती थी, तो वो खुद दूध को पीने के बजाय ग्लास के दूध को खिड़की से बाहर फेंक दिया करती थी। लगभग ऐसा 1 महीने तक चलता है। जब रोज दूध देने के बाद भी विशाखा के शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो गीतांजलि उसे बोलती है, अरे बहू, तुझे 1 महीने से दूध दे रही हूँ पीने को, लेकिन तेरा वजन है कि 1 किलो भी नहीं बढ़ा, ज्यों का त्यों ही है। आप खुद ही देख लीजिए माँ जी, मेरा शरीर ही ऐसा है, ये पतला ही रहेगा चाहे कुछ भी कर लो। ऐसे कैसे? मैं तेरा वजन बढ़ाकर रहूंगी। माँ जी, आप क्यों मेरे वजन के और मेरे शरीर के पीछे पड़ी है? अरे आपके कहने पर मैंने 1 महीना लगातार भैंस का दूध पिया है, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूँगी। गीतांजलि उसे खूब समझाती है कि उसके कम वजन होने के कारण उसको दिक्कतें आ सकती है, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। तभी दोनों सास बहू की बहस के बीच विशाखा का पति निर्माण आता है, जो दोनों को बहस करता देखकर बोलता है, ये क्या हो रहा है? आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रही हो? अगर ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो ईंट लेकर सर फाड़ दो ना। तुझे तो हर वक्त मजाक सूझता है, यूँ नहीं बहू को कुछ समझाए। देख कितनी पतली है, मैं इसको कह रही हूँ कि थोड़ा अपना वजन बढ़ा ले, लेकिन ये है कि समझती ही नहीं है। निर्माण जी, देखिए ना, माँ जी मेरे 0 फिगर को खराब करना चाहती है। इस 0 फिगर के चलते किसी दिन हवा में उड़ जाओगी और पता भी नहीं चलेगा। इस डर से मुझे तुमको रस्सी में बांधकर बाहर भेजना पड़ा करेगा। माँ जी सही कहती हैं, आपको बस मजाक ही सूझता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अरे तो और क्या करूं? आज तक मैंने किसी सास बहू को ऐसे सिली से टॉपिक पर लड़ते नहीं देखा। अरे माँ, तुम्हारा भला ही तो चाहती हैं। थोड़ा खा पी कर मोटी हो भी गई तो क्या हो जाएगा? मेरा 0 फिगर खराब हो जाएगा। अरे बहू, ये 0 फिगर आगे दिक्कत देगा, देख लियो। अभी तो तुझे मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही होंगी। गीतांजलि विशाखा को बहुत समझाती है, लेकिन विशाखा आजकल की लड़कियों में से थी। उसके भले की बात कहाँ उसके पल्ले पड़ने वाली थी। ऐसे ही विशाखा की शादी को 1 साल पूरा हो जाता है। उसकी पहली सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, केक कट करके। जैसे ही विशाखा अपनी सास गीतांजलि को खिलाने जाती है, उसको उल्टी जैसा मन होने लगता है और वो भागते हुए वॉशरूम में जाती है, जहां उसको वॉमिटिंग होती है। और उसकी खराब हालत को देखकर गीतांजलि उसको कमरे में आराम करने के लिए लेके जाती है और निर्माण डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है, जहां डॉक्टर विशाखा को चेक करके बोलती है, मुबारक हो निर्माण जी, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। क्या? सच्ची? मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादी बनने वाली हो। डॉक्टर, हम विशाखा से मिल सकते हैं क्या? हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, विशाखा जी का वजन बहुत कम है। इस हालत में उनका प्रेग्नेंट होना उनके और उनके बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उनका। देखा, मैं कहती थी बहू को उसका वजन जरूरत से ज्यादा कम है, लेकिन मेरी कहाँ ही मानी उसने।
अच्छा, मैं चलती हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे मेरे हॉस्पिटल ले आना और समय समय पर उनकी रिपोर्ट्स मुझे देते रहना। जी डॉक्टर, शुक्रिया आपका। निर्माण डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आता है, जिसके बाद दोनों विशाखा के पास जाते हैं और उसके बाद गीतांजलि उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बहू देख, अब तेरे अंदर एक नन्ही सी जान और पल रही है, इसलिए तुझे अपना खास ख्याल रखना है। जी माँ जी, मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का खास ख्याल रखूंगी। लगभग उसकी प्रेगनेंसी को 5 महीने हो चुके थे। गीतांजलि देवी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी उसकी बहू के वजन में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऊपर से प्रेगनेंसी के 5वें महीने में भी विशाखा का गर्भ ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, जिसके कारण निर्माण उसको चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसको अच्छे से चेक करने के बाद निर्माण से बोलती है, मिस्टर निर्माण, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। 5 महीने होने पर भी उनका बेबी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको अपनी माँ से जितना पोषण मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है या आपकी बीवी का मिसकैरेज भी हो सकता है। क्या डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही नहीं खो सकता। इन चीजों का ख्याल पहले से ही रखना होता है। माँ बाप बनना ही जरूरी नहीं होता, पहले उन्हें अपने बच्चे के लिए क्या जरूरी है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक औरत को माँ बनने के लिए उसका वजन कम से कम 45 किलो होना जरूरी है और आपकी वाइफ अंडरवेट है। डॉक्टर, हमने उसको बोला था लेकिन वो नहीं मानी। देखिए, अब हम बस एक होप रख सकते हैं कि सब ठीक होगा, बाकी अभी आप उन्हें ले जा सकते हैं। और हाँ, ऐसे अंडरवेट होने की वजह से बच्चा 9 महीने से पहले भी दुनिया में आ सकता है, इसलिए जब भी उन्हें पेन हो आप तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। निर्माण विशाखा को लेकर घर आता है और कमरे में आराम करने के लिए सुला देता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में डॉक्टर की कही सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो घर आकर उन्हीं बातों को सोचते हुए कमरे का सामान इधर उधर फेंकते हुए रोने लगती है। कमरे से तोड़फोड़ की आवाज आती देख निर्माण और गीतांजलि दोनों भागे भागे कमरे में जाते हैं, जहां वो विशाखा को बोलते सुनते हैं, आज मेरी वजह से मेरी पहली संतान मर सकती है। हर किसी ने मुझे समझाया कि तेरा वजन कम है, तू पतली है, लेकिन नहीं, मैंने उसे 0 फिगर मानकर खुद पर ही गुमान करती रही और आज ये मेरा 0 फिगर ही मेरे बच्चे की कमजोरी का कारण बन गया। हे भगवान, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपनी भी जान दे दूंगी। उसको ऐसे परेशान देखकर गीतांजलि उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और एक माँ की तरह अपनी बहू को संभालते हुए बोलती है, बहू बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, भले ही तेरे से गलती हुई हो, लेकिन अब ये बच्चा तेरी जिम्मेदारी है। भगवान ना करे कुछ गलत हो, लेकिन ऐसा हुआ भी तो हम तुझे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए अभी सिर्फ अपना ध्यान रख। माँ ठीक कह रही हैं विशाखा, ऐसे गुस्सा करने से तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा, तुम चुपचाप आराम करो। विशाखा के मन में अपने बच्चे को खोने का डर बैठ जाता है। गीतांजलि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, गोंद के लड्डू बना के खिलाना, समय पर खाना देना और बच्चे और माँ के लिए पोषक वाली चीजें देना। 4 महीने बीत जाते हैं। अब विशाखा की प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो गए। एक दिन अचानक उसको दर्द होने पर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आकर बोलती है, देखिए निर्माण जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वही सिचुएशन है हमारे सामने। हम आपके बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, इसलिए उनके पति होने के नाते ये डिसीजन आपको ही लेना होगा कि आप किसे बचाना चाहते हैं। ये सुनकर गीतांजलि रोने लगती है और अपने बेटे से लिपटकर बोलती है, बेटा, अपने घर के दीपक के आने से पहले बुझने का दुख तो होगा, लेकिन अभी बहू की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तू उसे बचा ले बेटा, उसे बचा ले। निर्माण डॉक्टर को विशाखा को बचाने को बोलता है, तो वहीं अंदर ऑपरेशन शुरू होने से पहले विशाखा डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, मेरे घर वाले चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप मेरी नहीं मेरे बच्चे की जान बचाएंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। विशाखा की बात सुनते हुए डॉक्टर उसका ऑपरेशन करती है। कुछ देर में डॉक्टर उसके बच्चे को लेकर बाहर जाती है
और निर्माण से बोलती है। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है और आप पापा बन गए हैं। पर डॉक्टर, हमने तो आपको विशाखा को बचाने को कहा था। विशाखा जी ने हमें बच्चे को बचाने के लिए कहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहू नहीं जा सकती। डॉक्टर, आपको उसको बचाना चाहिए था। मेरी बहू विशाखा। चिंता मत कीजिए, माँ और बच्चा दोनों को हमने बचा लिया है। लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, ये जंग बहुत मुश्किल से जीती है हमने। आगे इस शरीर के साथ विशाखा माँ नहीं बन पाएगी, इसलिए उनका ख्याल रखिएगा। और बच्चे को भी हमें कुछ टाइम वेंटिलेटर पर रखना होगा। हम पूरा ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। विशाखा और न्यू बेबी को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद छुट्टी मिल जाती है, जिसके बाद घर आकर विशाखा खुद का और अपने बच्चे की सेहत का बहुत ध्यान रखती है और निर्माण, गीतांजलि भी उसका पूरा साथ देते हैं। मुनमुन एक बहुत ही प्यारी और खुले विचारों वाली लड़की थी, जिसका बाल विवाह अपने उम्र से 2 गुना बड़े सुंदर नाम के लड़के से हुआ था, जो उससे बहुत प्यार करता था। मुनमुन माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूरे विधि विधान से सुबह शाम पूजा किया करती थी। परिवार में उसका देवर सुदेश और दूसरे थे उसके चाचा हरिया। उसकी बुरी नजर मुनमुन के और उसके पति की प्रॉपर्टी पर थी। ऐसे ही एक सुबह वो पूजा करके सभी को प्रसाद देती है। सुबह सुबह तुम्हारी ये आरती सुन लेता हूँ ना, तो मेरा पूरा दिन अच्छे से गुजर जाता है। इसीलिए तो पूजा करती हूँ, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। लो सुरेश, तुम भी प्रसाद लो। धन्यवाद भाभी, मुझे आपके हाथों का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो और ले लो ना। अरे बस भाभी, ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ, मेरा गांव में क्रिकेट मैच है एक। ऑल द बेस्ट सुदेश। बहू, तुम सुदेश को नाम से क्यों बुलाती हो? क्योंकि चाचा जी वो मेरी ही उम्र का तो है और इनको भी कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं सुरेश को उसका नाम लेकर बुलाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हरिया रोजाना अपनी बहू के कमरे में ताक झांक करता था। वो कभी उसे साड़ी पहनते देखता तो कभी उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। ऐसे ही एक दिन जब मुनमुन घर में अकेली होती है तो हरिया इस मौके का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है और डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लेती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो देखता है कि वो जमीन पर बैठी बुरी तरह से रो रही होती है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? अच्छा हुआ जो आप आ गए। वो चाचा जी आज उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आज जब घर पर कोई नहीं था और मैं नहा कर अपने कमरे में आई तो मैं साड़ी बदल रही थी। वो पीछे से मेरे कमरे में आए और उन्होंने मेरे साथ ये बात सुनकर वो गुस्से में अपने चाचा के पास जाकर बहुत तेज चिल्लाने लगता है। अरे चाचा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुनमुन के साथ ये सब करने की? अरे बेटा, लेकिन मैंने किया क्या है जो तुम मुझ पे इतना चिल्ला रहा है? अरे मुनमुन ने मुझे सब बता दिया है कि आपने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। बोलिए, क्यों किया आपने ये? अरे तू अपनी बीवी की बातों में आ गया, तुझे पता भी है वो कैसी है। अरे उसकी छोड़ो, आप ये बताओ कि आप कैसे हो? शर्म नहीं आई आपको ये सब करते हुए? अरे तेरी बीवी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है बेटा, क्योंकि मैंने मुनमुन को तेरे भाई के साथ एक कमरे में देख लिया था, वो भी एक दूसरे की बाहों में। इससे पहले कि मैं तुझे कुछ कहता उसने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। ये झूठ है, मैं नहीं मानता ये सब। अरे सुंदर बेटा, तूने देखा है वो सुरेश को नाम से बुलाती है, दिन रात उसी के साथ बातें करती रहती है, गुड़ पर मक्खी की जैसे चिपकी रहती है। मेरी बात मान बेटा, मैंने तुझे बचपन से पाला है, मैं ऐसे कुछ भी क्यों करूँगा? सुंदर अपने चाचा की बातों में आकर अपनी पत्नी को ही कसूरवार मान लेता है और गुस्से में उसे बड़ी ही बेरहमी से मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट जाती है और वो पैर टेढ़े हो जाते हैं। तभी वहाँ उसका देवर उसे बचाने आ जाता है और डॉक्टर को फोन करता है।
कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं। अरे इनके साथ ये किसने किया? ये तो अपराध है। डॉक्टर आप प्लीज भाभी जी का पहले इलाज कर दीजिए, मैं उसके बाद आपको सब बताता हूँ क्या हुआ है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे बिस्तर पर लिटाकर दोनों पैरों को लकड़ी की डंडियों से सीधा करके बांध देते हैं और बाहर आकर कहते हैं, देखिए इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनके पैरों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देनी है, साथ ही कंप्लीट बेड रेस्ट भी देना है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। हट, ये मेरी बीवी है, मैं देख लूंगा इसे। चाचा जी इन्हें हुआ क्या है? भाई मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? वक्त बीतता जाता है क्योंकि अब मुनमुन बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी, तो इस सब का फायदा सुंदर का चाचा हरिया उठाता है। और ऐसे ही एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो वो बेचारी लाचार मुनमुन का बलात्कार कर देता है। वो बेचारी किसी को कुछ नहीं बता पाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, उसके पैर ठीक हो जाते हैं और वो चलने फिरने लगती है। पर अपने साथ इतना कुछ होने के बाद उसका व्यवहार घर के सभी लोगों के लिए बिल्कुल बदल जाता है। ऐसे ही एक दिन, भाभी आपने सुना है गांव वाले कह रहे हैं गांव में एक चुड़ैल आई है जो लोगों को जंगल में ले जाके मार रही है। अच्छा, सच में? हाँ भाभी, कैसे गवार लोग हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातों पे विश्वास कर रही हैं। सुदेश, अगर तुम भगवान को मान सकते हो तो शैतान को क्यों नहीं? हो सकता है कोई सच में चुड़ैल हो या फिर कोई चुड़ैल बनकर बुराई का खात्मा कर रही हो। क्या भाभी आप भी, आप टेंशन ना लो, मैं उसे पकड़ के ना आपके कदमों में लाके रख दूंगा। सुदेश उस चुड़ैल को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसकी तलाश करने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन सबको खबर मिलती है कि उस चुड़ैल ने हरिया चाचा को मार डाला है। घर में मातम छा जाता है। सुदेश गुस्से में अपने चाचा के कातिल की तलाश करने के लिए जंगल का हर कोना छान मारता है तो देखता है कि एक लड़की पेड़ से छलांग लगाकर वहाँ से भाग रही होती है और वो उसे पत्थर मारकर वहीं पर मूर्छित कर देता है। जिसके बाद जब वो उसके पास जाकर उसका चेहरा देखता है तो उसे बहुत हैरानी होती है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की भाभी मुनमुन होती है। भाभी उठिए, क्या हो गया आपको? भाभी उठिए। थोड़ी ही देर बाद मुनमुन को होश आ जाता है। भाभी, आप ही वो कातिल है जिसने चाचा जी और बाकी सब लोगों को मारा है? सही कहा तुमने सुदेश, मैंने ही मारा है उन सब लोगों को और आगे भी मारती रहूंगी। जो लोग किसी औरत की इज्जत के साथ खेलते हैं ना, मैं उसमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चाचा जी ने आपके साथ ऐसा क्या किया? आप तो उन्हें पिता समान मानती थी ना? मुनमुन सुदेश को अपनी आप बीती बयां करती है जिसे सुनकर सुदेश के होश ही उड़ जाते हैं। भाभी, आपके साथ इतना सब हो गया और आपने मेरे को बताया तक नहीं, और अब आपका बदला पूरा हो चुका है ना, आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारे भाई सुंदर यानी कि मेरे पति, उनसे बदला लेना बाकी है, जिन्होंने अपनी पत्नी पर यकीन नहीं किया, पूरे समाज के सामने मुझे धिक्कार दिया और अपने उस ढोंगी चाचा पर यकीन कर लिया। मेरी हालत इतनी लाचार और बेबस बना दी। जब तक मैं उससे अपना बदला न ले लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। ठीक है भाभी, आपके बदले में मैं आपका साथ दूंगा। इस तरह सुदेश और मुनमुन मिलकर सुंदर को मौत के घाट उतार देते हैं और साथ ही गांव वालों को भी इस बात का कभी पता नहीं चल पाता कि जिसे वो आज तक चुड़ैल समझ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मुनमुन ही थी। वो दोनों मिलकर अपना बदला पूरा करते हैं और गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। साथ ही नई जगह जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी दुर्गा के अवतार वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इतने ही निडर हो और अपनी हर मुश्किल का ऐसे ही डटकर सामना करती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।